हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये हमारी होगी पॉलिटी की सेकंड क्लास। इससे पहले हमने करा था प्रीएम्बल के बारे में। फर्स्ट क्लास इससे पहले ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें हमने प्रीएम्बल के बारे में देखा था, यानी कि प्रस्तावना के बारे में देखा था कि प्रस्तावना क्या होती है। उससे जुड़े हुए हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, कुछ आर्टिकल्स हमने देखे थे, कुछ केसेस भी हमने देखे थे, है ना। तो वो छोटी सी क्लास थी हमारी प्रीएम्बल के बारे में। आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लेना, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। आज की हमारी क्लास होगी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। आज की हमारी क्लास होगी बुनियादी संरचना का सिद्धांत के बारे में, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आप ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो कैसे आया है। इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे केसेस हैं जो आए थे, तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी और ज़्यादा कुछ ऐसे रटने वाला नहीं होगा इसके अंदर, सिर्फ समझने वाली बातें होंगी। सिर्फ कुछ केसेस हैं जो आए हुए हैं बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए, और उन केसेस से ही आपका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आया है। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, क्यों लेके आया गया है, इन सबको आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ समझने वाली है, रटने वाली कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ रटने में आपको जो केस का नाम है सिर्फ उनको याद रखना है और जो डेट है उनको याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। सब कुछ समझ में आ जाएगा तो फिर वो अपने आप ही आपके दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक मतलब सबसे जो भी आपका बेस है, आपकी जो फाउंडेशन है वो बताया हुआ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का ये मतलब है, ये कहा गया है कि इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेस है, उसकी जो फाउंडेशन है कि भाई किस आधार पे हमारा संविधान बना था, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी बेस क्या है, वो डिफाइन करता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी मेन फाउंडेशन क्या है, किस नींव के ऊपर रख के उसको बनाया गया है, ठीक है। तो उसको डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? डॉक्ट्रिन कंसेप्ट इन्वेंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंदा भारती केस 1973। तो 1973 में आपका एक केस हुआ था जिसका नाम था केशवानंदा भारती केस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए केशवानंदा भारती केस क्या होता है, इसके अंदर क्या हुआ था, क्या जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, कौन से साल में आया था। ये तो आपको अगर पता होना चाहिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। ये आया था आपका 1973 के अंदर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में जो केशवानंदा भारती केस हुआ था उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो दिया था, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर रिफर्स टू द वेरी सोल एंड फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम से समझ लो क्या है, बेसिक है, किसी चीज़ का बेस, किसी चीज़ की फाउंडेशन, बुनियादी, तभी तो इसका नाम रखा गया है ना, बुनियादी संरचना, किसी चीज़ का बेस। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या बताता है? ये बताता है कि इट रिफर्स टू द वेरी सोल एंड फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक सोल और एक बेसिक फाउंडेशन है, बुनियाद है, ठीक है। It restricts the amending power of Parliament under Article 368। तो आर्टिकल 368 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 368 के तहत हमारी पार्लियामेंट जो है वो किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट्स ला सकती है। तो अब अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब है चेंजेस लाना, ठीक है। हम सिंपल भाषा में तो इसको चेंजेस बोल सकते हैं, लेकिन जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी के लैंग्वेज में हमको फिर उसके ही टर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो आप पॉलिटिकल में चेंजेस नहीं बोलोगे कि हमारी पार्लियामेंट जो भी चेंजेस ला रही है, नहीं, आप ऐसे बोलोगे हमारी पार्लियामेंट जो भी अमेंडमेंट कर रही है, ठीक है। तो अमेंडमेंट का मतलब चेंजेस ही होता है, लेकिन पॉलिटी के लैंग्वेज में उसको चेंज ना बोल के उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 368 में जो हमारी पार्लियामेंट है उनको अमेंडमेंट करने की पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कुछ भी उनको चेंजेस करने हैं, उनको लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, या फिर कुछ नई चीज़ें उनको ऐड करनी है संविधान के अंदर, कुछ चीज़ें अगर उनको हटानी है, तो वो जो भी चेंजेस करने होते हैं, जो भी अमेंडमेंट करने होते हैं, उसकी पावर आपके आर्टिकल 368 के अंदर दी हुई है, ठीक है। तो ये कहा गया है बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि इट रेस्ट्रिक्ट्स द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। कि आर्टिकल 368 के तहत जो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की पावर दी गई है उस पर ये क्या लगाता है, प्रतिबंध, यानी कि रोक लगाता है, रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। कौन? बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कैसे रोक लगाता है वो भी आगे आपको पता चलेगा। अब नीड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि हमको बेसिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया, है ना।
तो इट अरोज टू कंटेस्ट वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट एंड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्यों लेकर आए, उसका लेके आने के पीछे का एक मेजर रीज़न था। वो ये रीज़न है कि हमको ये देखना था कि जो हमने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो वो जो फंडामेंटल राइट्स है क्या उनको हम चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इट अरोज टू कंटेस्ट वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट, यानी कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स को मतलब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है, उसके अंदर अमेंडमेंट ला सकती है या फिर नहीं ला सकती है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, एंड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के पास में जो अमेंडमेंट करने की जो पावर है उसका नेचर देखने के लिए, उसकी प्रकृति देखने के लिए कि पार्लियामेंट जो है वो किस हद तक जाके अमेंडमेंट कर सकती है। क्या वो सब कुछ बदल सकती है? क्या अगर पार्लियामेंट चाहे तो क्या वो सब कुछ बदल सकती है, या फिर वो अगर कुछ बदल सकती है या फिर कुछ चीज़ें नहीं बदल सकती है, तो जो उसमें अमेंडमेंट करने की जो पावर है पार्लियामेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो किस हद तक दी गई है वो भी हमको चेक करना था। तो ये दो मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से हम बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर आए। ठीक है, हिंदी में भी है स्लाइड। सबसे पहले परिचय में लिखा हुआ है कि केशवानंदा भारती केस जो है जो आपके 1973 में आया था, उसके द्वारा आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सिद्धांत अवधारणा का आविष्कार किया था। यानी कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो केशवानंदा भारती केस 1973 से आया है। ठीक है, बुनियादी संरचना संविधान की आत्मा और नींव को संदर्भित करती है। बुनियादी संरचना यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपके संविधान की आत्मा है और नींव है, आपका बेस है। ठीक है, यह अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जो आर्टिकल 368 दिया हुआ है पार्लियामेंट को, जिसके थ्रू वो कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं, कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर प्रतिबंध लगाता है, रोक लगाता है। अब वो कैसे लगाता है उससे जुड़े हुए काफ़ी सारे केसेस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बुनियादी संरचना की आवश्यकता। अब ऐसी की आवश्यकता पड़ गई कि हम बुनियादी संरचना का कंसेप्ट लेकर आए। यह फंडामेंटल राइट्स के मुकाबले के लिए उठी है ना। जो बुनियादी संरचना की जो आवश्यकता हमको आन पड़ी वो क्यों आन पड़ी, हमको ये देखना था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या उनको कोई भी चेंज कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरा है कि संशोधन किया जा सकता है उनमें या फिर नहीं किया जा सकता, और संसद की संवैधानिक शक्ति की प्रकृति को समझने के लिए। ठीक है, तो ये दो मेजर रीजंस थे। पहला तो ये था कि हमको देखना था फंडामेंटल राइट्स को क्या पार्लियामेंट बदल सकती है या फिर नहीं बदल सकती है, और दूसरा मेन कारण ये था हमारा कि हमको ये चेक करना था कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसको जो भी अमेंडमेंट की पावर दी गई है संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो क्या वो पावर एकदम एक्सक्लूसिव पावर है क्या। एक्सक्लूसिव मतलब कि क्या पार्लियामेंट सब कुछ चेंज कर सकती है, अगर वो चाहे तो क्या वो संविधान को रातों रात बदल भी सकती है क्या। अगर उसको पावर दी गई है तो वो किस हद तक दी गई है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, ये हमको देखना था। तो ये दो मेजर रीजंस है जिसकी वजह से हम बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर आए, यानी कि बुनियादी संरचना को लेकर आए। ठीक है, अब जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी संरचना जो है आपके संविधान की, उससे जुड़े हुए कुछ की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ केसेस ही पढ़ने हैं और कुछ डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला केस आया इससे जुड़ा हुआ आपका 1951 में शंकरी प्रसाद का केस। इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट The Article 368 are perfectly and empower Parliament to amend the Constitution without any exception। यानी कि जो आर्टिकल 368 है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का आर्टिकल 368 है, अनुच्छेद 368 है, वो पार्लियामेंट को एक्सेसिव पावर देता है। यानी कि पार्लियामेंट को वो है ना संपूर्ण पावर देता है कि वो चाहे उसमें बदलाव कर सकती है, यानी कि उसको जिसमें बदलाव करना है, जिस भी हिस्से में बदलाव करना है कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, वो उसमें बदलाव कर सकती है, उसको एक्सेस पावर देता है आर्टिकल 368। शंकरी प्रसाद के केस में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, दूसरा आया फिर आपका गोलकनाथ का केस। अच्छा, अब शंकरी प्रसाद के केस में आपके 5 बेंचेस बैठी थी, 5 जजेस की बेंच बैठी थी। ठीक है, बेंच मतलब 5 जजेस बैठे थे और उन्होंने उनका सबका एक सामूहिक डिसीजन के अकॉर्डिंग फिर शंकरी प्रसाद के केस में ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, तो 5 जजेस की बेंच बैठी थी आपके शंकरी प्रसाद के केस के अंदर। ठीक है,
दूसरा है आपका फिर 1967 में गोलकनाथ का केस। तो आपको ये सारी डेट्स भी याद रखनी है। पहला शंकरी प्रसाद का केस 1951 में, दूसरा गोलकनाथ का केस 1967 में। ठीक है, अब इसमें क्या कहा, इसमें कहा इन दिस सुप्रीम कोर्ट रिवाइज इट्स अर्लियर डिसीजन। जो पहले वाला डिसीजन लिया था, जो शंकरी प्रसाद के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन लिया कि भाई पार्लियामेंट चाहे उसमें बदलाव कर सकती है, उसको रिवाइज कर दिया। ठीक है, और ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर गिवन एज ट्रांसीडेंटल एंड इम्यूटेबल। ठीक है, कि और ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, ट्रांसीडेंटल है और इम्यूटेबल है। इनका क्या मतलब है, इनका ये मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कोई भी नहीं बदल सकता है, वो अपरिवर्तनीय है, यानी कि उनके अंदर हम परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, एंड हेंस पार्लियामेंट कैन नॉट एम्ब्रिज और टेकन अवे एनी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स। और ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, अपरिवर्तनीय है, यानी कि उसके अंदर हम चेंजेस नहीं ला सकते हैं। इसलिए पार्लियामेंट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को उस फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंजेस नहीं ला सकती है, उसमें कोई भी परिवर्तन, बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है, और ये कहा गया साथ ही साथ कि हेंस एनी ऑफ द एक्ट वुड बी वॉइड फॉर वायलेटिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि और अगर कभी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के लिए, यानी कि कभी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में अगर कोई बदलाव होता भी है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में अगर कोई बदलाव होता भी है पार्लियामेंट द्वारा, तो उस जो आर्टिकल है, वो जो आपका अमेंडमेंट होगा, वो जो बदलाव होगा, वो जो एक्ट होगा, उसको नल एंड वॉइड बता दिया जाएगा, यानी कि उसको खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, और गोलकनाथ के केस में आपकी 11 जजेस की बेंच बैठी थी। ठीक है, तो समझ में आए दोनों केस। सबसे पहला तो शंकरी प्रसाद का केस हुआ। इसमें क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 368 है, जो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की पावर देता है, वो एकदम एक्सक्लूसिव पावर देता है पार्लियामेंट को, यानी कि पार्लियामेंट चाहे जिसमें बदलाव कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, सिंपल सा पहला बात है। दूसरा केस आया आपका गोलकनाथ का केस 1967 में। उसमें क्या कहा, उसमें जो पहली वाले जो डिसीजन लिया उसको उल्टा कर दिया। पहले वाले में क्या कहा था केस में, शंकरी प्रसाद में, कि पार्लियामेंट जो चाहती है उसमें बदलाव कर सकती है, यानी कि अमेंडमेंट की पावर उनको पूरी तरीके से दी गई है। उसका उल्टा करके कह दिया गोलकनाथ के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा कि नहीं, पार्लियामेंट जो है उसको आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करने की पावर तो दी गई है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, अपरिवर्तनीय है, यानी कि उसके अंदर हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं। इसलिए पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को बदल नहीं सकती है। और अगर कभी कोई ऐसा केस आता है, कोई ऐसा एक्ट आता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, तो फिर उस एक्ट को क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड, यानी कि खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपका जो शंकरी प्रसाद का केस है उसमें 5 जज की बेंच बैठी थी, गोलकनाथ में 11 जज की बेंच बैठी। ठीक है, फिर तीसरा केस आया आपका केशवानंदा भारती केस 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या कहा गया, द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स जजमेंट अगेन दैट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एम्ब्रिज और टेकन अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि केशवानंदा भारती केस में क्या कहा गया, वापस से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो डिसीजन है उसको क्या कर दिया, रिवाइव कर दिया, उसको ओवर रूल्ड कर दिया। ये कहा गया केशवानंदा भारती केस में कि पार्लियामेंट को जो अमेंडमेंट की पावर दी गई है वो सही है, उसमें वो कोई भी बदलाव कर सकती है उस आर्टिकल के तहत। लेकिन अब आगे देखो क्या लिखा है, ऑल द सेम टाइम इट लेड डाउन अ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि केशवानंदा भारती केस में ये कहा गया, पहली बात तो कि भाई पार्लियामेंट को जो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट की पावर दी गई है वो एकदम सही है, उसमें उसको वो यूज़ करके, आर्टिकल 368 को यूज़ करके वो कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे जिसमें बदलाव कर सकती है। लेकिन इसी केस के अंदर आया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो बुनियादी संरचना का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आया आपका केशवानंदा भारती केस में। अब ये एग्जैक्ट है क्या बेसिक स्ट्रक्चर, वो अब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो कहा कि इट रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी, विच इज़ द लार्जेस्ट बेंच एवर। मतलब क्या कहा गया पूरा केशवानंदा भारती केस में, पहली बात तो ये कही कि आर्टिकल 368 एकदम सही है, वो पार्लियामेंट को पूरी की पूरी पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज़ में बदलाव करने के लिए। ठीक है, दूसरा कहा गया कि इसी केस के अंदर जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है
वो आपका केशवानंद भारती केस के अंदर ही आया। अब वो क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, यानी कि जो भी आपके संविधान का हिस्सा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, आपके संविधान की बुनियादी संरचना के अंदर आएगा, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। यानी कि जितना भी आपका संविधान का पार्ट, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा, उसको छोड़ के पार्लियामेंट किसी में भी बदलाव कर सकती है, लेकिन उसके अंदर बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है। और आपकी केशवानंद भारती केस में 13 जजेस की बेंच बैठी थी। ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट बेंच बैठी थी आपकी केशवानंद भारती केस के अंदर। ठीक है। आफ्टर द जजमेंट पार्लियामेंट वॉज नॉट हैप्पी विद इट। अब भाई पार्लियामेंट के अगेंस्ट में जजमेंट हुआ है तो वो खुश कैसे हो जाएगी। ये क्या कहा गया, बेसिक स्ट्रक्चर लेके आ गए एक तो सुप्रीम कोर्ट, है ना, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर लेके आ गए, और ऊपर से ये कह दिया कि भाई जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा उसमें पार्लियामेंट किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकती है। तो उनके तो अगेंस्ट में उनसे तो पावर छीन ली गई ना, तो पार्लियामेंट क्या हो गई, इससे अनहैप्पी हो गई, खुश नहीं थी। ठीक है। तो पार्लियामेंट ने क्या करा, देखो, with it and bring an amendment that is 42nd Constitutional Amendment Act 1976 and try to change Article 368. In it they added that whatever amendment are done using Article 368 they are outside the scope of judicial review. अब पार्लियामेंट ने क्या करा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हिस्सा आएगा आपके संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पार्लियामेंट बदलाव नहीं कर सकती है, तो पार्लियामेंट इससे नाखुश हो गई, है ना। और पार्लियामेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट ने लेकर आया एक अमेंडमेंट। ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई पार्लियामेंट, जो कि आपका 1976 के अंदर आया था। अब उस अमेंडमेंट में क्या कहा पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 368 है ना, जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी चीज़ में बदलाव कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, वो आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट जिस भी चीज़ को क्या करेगी, चेंज करेगी, अमेंड करेगी, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएगा। जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या है, सबसे पहले इसको समझो। जुडिशियल रिव्यू आपके सुप्रीम कोर्ट के पास में एक पावर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में एक पावर है कि जितने भी केसेस होते हैं उनको रिव्यू करने की पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ठीक है। चाहे वो है ना आपके लोअर कोर्ट्स को लेकर हो या फिर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कुछ भी काम करते हैं, तो जो हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जुडिशियल रिव्यू मतलब वो उस चीज़ को रिव्यू कर सकते हैं, उस चीज़ को देख सकते हैं कि भाई लाओ हमारे पास में ये भेजो, हम भी तो पढ़े तुमने क्या करा है। ठीक है। अगर कोई केस हुआ है तो जुडिशियल रिव्यू में क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास में बुला सकती है और खुद उसको पढ़ सकती है, खुद उसकी जांच कर सकती है। ठीक है। अगर पार्लियामेंट ने कुछ भी डिसीजन लिया है तो पार्लियामेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहते हैं कि वो उस केस को पढ़े, उस कोई नया एक्ट लेकर आई है पार्लियामेंट, कोई नया लॉ बनाया है, कानून बनाया है, और अगर जजेस जो है, जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो चाहती है कि वो उस केस को पढ़े, उस कानून को पढ़े, तो वो बोल सकती है कि भाई है ना ये कानून पहले हमारे पास में लेकर आओ, हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। तो पार्लियामेंट ने क्या करा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई और ये कहा कि जो आर्टिकल 368 है उसके अंदर हम जो भी चेंजेस करेंगे वो जो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की, उसके अंडर ही नहीं आएगा। यानी कि चाहे हम कुछ भी चेंजेस करें लेकिन जुडिशरी इसको चेक नहीं कर सकती है कि हम क्या चेंज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। भाई उनसे पावर छीन ली गई तो वो भी गुस्सा हो जाएंगे, तो वो फिर अपनी मनमर्जी करेंगे। तो पार्लियामेंट ने फिर ये वाला अमेंडमेंट लेकर आए। अब देखो आगे क्या होता है। तो फिर फोर्थ केस आया आपका मिनर्वा मिल का केस 1980 के अंदर। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कहा इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट गेव द जजमेंट दैट द चेंज मेड बाय पार्लियामेंट विद द कंटेंट टू आर्टिकल 368 with the context to article 368 is unconstitutional and by saying this they gave 2 reasons। मतलब फिर केशवानंद भारती केस के अंदर जो भी कुछ हुआ जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में, फिर फोर्थ वाला आपका 1980 के अंदर जो मिनर्वा मिल का केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है जिसमें यह कहा गया कि भाई आर्टिकल 368 के तहत वो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं लेकिन जो जुडिशरी है वो उसको रिव्यू नहीं कर सकती है। ये जो जजमेंट है वो गलत है, वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हैं, यानी कि इसको वो वैलिड नहीं बताते हैं, वो गलत बताते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की जो जजमेंट थी उसको गलत बता दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है उसके लिए उन्होंने 2 रीज़न भी बताए। अब क्या 2 रीज़न दिए?
पहला कहा कि JR मीन जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे कैन नॉट चेंज दिस, कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि जो भी चीज़ें आपकी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगी पार्लियामेंट उसको बदल नहीं सकती है, उसको चेंज नहीं कर सकती है। तो पहला रीज़न तो ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो भी जजमेंट थी उसको गलत ठहराने का, कि सबसे पहली बात तो जो जुडिशियल रिव्यू है जिससे आप जुडिशरी से उनकी जुडिशियल रिव्यू की पावर ही छीन रहे हो, तो सबसे पहली बात तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और आप उसके अंदर कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये कहा गया लेजिस्लेचर हैज़ गिवन द रेस्ट्रिक्टेड पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। दूसरे में ये कहा गया कि जो लेजिस्लेचर है ना, जो पार्लियामेंट है, जो हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने खुद ने ही पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं बताया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने ही जब लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं बताया है, तो फिर पार्लियामेंट खुद अपने आप को सुप्रीम कैसे बता सकती है? क्योंकि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आपको सुप्रीम नहीं बताया है, आपको सबसे ऊपर, सर्वोपर नहीं बताया है, तो फिर आप अपने आप को कैसे सुप्रीम बता रहे हो? ठीक है, तो ये दो रीज़न दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और इसके तहत जो भी पार्लियामेंट का डिसीजन था, जो भी अमेंडमेंट था ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, उसमें जो भी वो लेकर आए कानून, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, उसके बाद में आया आपका फिफ्थ आया 1981 में वॉमन राव का केस। अब वॉमन राव के केस में क्या हुआ? इट क्वेश्चनड दैट फ्रॉम विच डेट बेसिक स्ट्रक्चर विल कम इनटू एग्जिस्टेंट एंड कैन अप्लाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वॉमन राव का केस 1981 के अंदर आया, और ये केस इसलिए आया, इसमें एक क्वेश्चन करा गया सुप्रीम कोर्ट को कि जो आपने बेसिक स्ट्रक्चर दिया है वो तो ठीक है, वो तो बढ़िया बात है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर लागू कौन सी तारीख से होगा आपने वो तो बताया ही नहीं। भाई अगर बेसिक स्ट्रक्चर जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अगर तब से ही हम उसको लागू करेंगे, भाई बना तो अभी है बेसिक स्ट्रक्चर 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस में, लेकिन अगर आप उसको जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है या फिर अभी से पहले से ही अगर वो लागू करोगे आप उसको, तो जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें जो है वो तो अब आई है, उससे पहले भी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जो भी चेंजेस हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो क्या उसमें फिर हमको हेरफेर करनी पड़ेगी? क्योंकि आपने तो कुछ चीज़ें उठा के बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दी गई है, और उन चीज़ों के अंदर भी अभी तक बदलाव तो हुए ही हैं। तो अब क्या करें हम? वो लागू कौन सी डेट से होगा, ताकि हमको पता चले कि भाई ठीक है, अब इस डेट से हमको बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्सों को छेड़ना ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक उठा वॉमन राव के केस के अंदर। तो अब इसको क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द केस आंसर दैट फ्रॉम द डेट ऑफ केशवानंद भारती केस इटसेल्फ इट कम इनटू एग्जिस्टेंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केशवानंद भारती केस जो जिस तारीख से आया था, उसी तारीख से आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो लागू हो गया है। केशवानंद भारती केस आया था आपका 1973 में, लेकिन पूरी डेट आपको याद रखनी है 24 अप्रैल 1973। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 से आपका केशवानंद भारती केस आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 से ही आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है, संविधान की मूल संरचना जो है, उसका सिद्धांत लागू हो गया है 1973 से ही। ठीक है, तो ये था आपका वॉमन राव का केस, जो कि सबसे लास्ट केस हुआ है आपका बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ मैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले हमने देखा शंकरी प्रसाद का केस, जो कि 1951 में आया था। इसमें क्या कहा? एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 368 बिल्कुल सही है और संसद को बिना किसी अपवाद के संविधान में संशोधन करने का अधिकार देती है। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 368 है वो एकदम सही है। उसमें जो पार्लियामेंट है वो उस आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को किसी भी हिस्से में बदलाव करने की पावर देता है, शक्ति देता है। ठीक है, और इसमें 5 जजेस की बेंच बैठी थी। अब ये बेंच क्या है इसको भी मैं लास्ट में समझाऊंगी आपको। ठीक है, तो टेंशन मत लो। शंकरी प्रसाद के केस में आपकी 5 जजेस की बेंच बैठी थी। ठीक है, दूसरा हमने देखा गोलकनाथ का केस 1967 में। ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केसेस के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्रोनोलॉजी में कौन सा केस पहले आया था, कौन सा केस बाद में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि पहला केस कौन सा था, उसके अंदर क्या स्टेटमेंट दी गई, उस केस की डेट क्या है। ठीक है, तो आपको केसेस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए। ठीक है,
दूसरा है आपका गोलकनाथ का केस 1967 में। इसमें एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में अपने पहले के फैसले को पलट दिया। इससे पहले जो फैसला लिया गया था ना शंकरी प्रसाद के केस में, उसको पलट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फंडामेंटल राइट्स को ट्रांसेंडेंटल और अपरिवर्तनीय स्थिति दी गई है, ठीक है, और इसलिए संसद इनमें से किसी भी अधिकार को छीनने से इनकार नहीं कर सकती है। इसलिए किसी भी एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने पर कोई भी अधिनियम अमान्य होगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के केस में कहा था कि भाई पार्लियामेंट को पूरा ही अधिकार है कि वो आर्टिकल 368 का भरपूर रूप से प्रयोग करे, किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है, उसको उल्टा कर दिया गया गोलकनाथ के केस में। और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पावर तो दी गई है पार्लियामेंट को पावर तो दी गई है आर्टिकल 368 के तहत बदलाव करने की, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके अपरिवर्तनीय है, ट्रांसेंडेंटल है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, चाहे पार्लियामेंट को कितनी भी पावर क्यों ना दी गई हो, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में अगर कोई एक्ट भी आता है, कोई कानून भी लेकर आती है पार्लियामेंट, तो उस कानून को फिर खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कहा गया गोलकनाथ के केस में, और इसमें 11 जजेस की बेंच बैठी थी, ठीक है। उसके बाद में आया आपका तीसरा केस केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को खारिज कर दिया कि संसद को किसी भी फंडामेंटल राइट को कम करने या हटाने का अधिकार है। यानी कि फिर से जो पहले वाले केस में यानी कि गोलकनाथ के केस में कहा गया था, उसको फिर से उल्टा कर दिया, ठीक है, और कहा कि अब आपका जो पार्लियामेंट है उसको पूरी पावर है कि वो किसी में भी बदलाव कर सकती है, लेकिन ट्विस्ट आएगा। अभी ट्विस्ट क्या आएगा, साथ ही इनमें एक नया संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। केशवानंद भारती केस में पहले तो कहा गया कि भाई हाँ ठीक है, आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट को पावर देती है अमेंडमेंट करने की, चेंजेस करने की, वो एकदम ठीक है, तुम करो, अपनी मर्जी से जितने चेंजेस करना चाहते हो वो कर लो। लेकिन इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का यानी कि संविधान की मूल संरचना का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, और ये कहा गया कि जो भी हिस्सा आपके संविधान का, जो भी पार्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, मूल संरचना के अंदर आएगा, उसको बदलाव नहीं कर सकती है पार्लियामेंट, उसमें चेंजेस नहीं कर सकती है। उसके अलावा तुमको किसी में भी बदलाव करने तो तुम कर लो, ठीक है। और आगे क्या कहा गया, इसने फैसला सुनाया कि घटक अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति उससे संविधान की मूल संरचना को बदलने में सक्षम नहीं है, कि जो भी मूल संरचना है उसको कोई भी नहीं बदल सकता है, उसको पार्लियामेंट भी बदल नहीं सकती है, ठीक है। केशवानंद भारती केस में ही ये सब कहा गया है। इसमें टोटल 13 जजेस की बेंच बैठी थी, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस फैसले के बाद में संसद जो है वो नाखुश हो गई, पार्लियामेंट जो है वो नाखुश हो गई, और उन्होंने एक संशोधन लेकर आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर, ठीक है। वो एक अधिनियम, एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई और कहा कि अनुच्छेद 368 को बदलने का प्रयास करें, और इनमें उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 का उपयोग करके जो भी संशोधन किए जाते हैं वे न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं, ठीक है। उन्होंने आर्टिकल 368 में बदलाव लाने की कोशिश करी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। किसने, पार्लियामेंट ने, क्योंकि वो नाखुश हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें आएगी उसको नहीं बदल सकती है, तो पार्लियामेंट की शक्तियाँ तो जा रही है ना, तो अब उनकी पावर जाएगी तो क्या होगा, भाई पार्लियामेंट कम पावरफुल हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो कोई ऐसे कैसे देख सकता है कि भाई वो है ना थोड़ा कम पावरफुल हो जाए, दूसरा ज़्यादा पावरफुल हो जाए, कोई नहीं देख सकता आज के ज़माने में, तो ठीक है। तो पार्लियामेंट भी नहीं देख पाई है, वो नाखुश हो गई, तो वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, अधिनियम लेकर आई 1976 के अंदर, जिसमें उन्होंने क्या करा, आर्टिकल 368 के अंदर कुछ हेरफेर करने की कोशिश करी, बदलाव करने की कोशिश करी, ठीक है। और ये कहा गया कि हम आर्टिकल 368 का यूज़ करके किसी भी हिस्से को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अगर हम चेंज करेंगे तो वो जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आएगा। न्यायिक समीक्षा क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू, मैंने आपको बताया कि जुडिशरी के पास में एक पावर होती है, वो किसी भी केस को, किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को रिव्यू कर सकते हैं, उसको वापस से अपने पास में चेक कर सकते हैं, अपने पास में है ना, चेक करने के लिए उस केस को बुलवा सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने तो यही बोल दिया कि भाई हम कुछ भी बदलाव करेंगे, उसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो चेक भी नहीं कर सकती है, उन्होंने वो चेक करने की पावर ही छीन ली गई, ठीक है। ये बदलाव किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने।
अब देखो आगे क्या होता है। फिर फोर्थ केस आया आपका मिनर्वा मिल का केस 1980 के अंदर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 की सामग्री में किया गया बदलाव जो है वो असंवैधानिक है। यानी कि जो भी पार्लियामेंट ने बदलाव करे ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके, अधिनियम लाके 42nd वाला 1976 के अंदर, वो अधिनियम क्या है, असंवैधानिक है। अब असंवैधानिक क्यों है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, उसके उन्होंने 2 कारण दिए। 2 कारण कौन कौन से दिए? पहला तो कहा JR यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो संविधान की मूल संरचना है। ठीक है, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो आपके न्यायिक समीक्षा जो है वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है, वो आपके संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। और अभी हमने पढ़ा कि संविधान की मूल संरचना को कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, कोई भी उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं ला सकता है। तो फिर आप कैसे लेके आ रहे हो? ठीक है, तो पहला तो ये कारण हुआ और वे इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कारण बताया कि विधायिका ने संविधान से ही प्रतिबंधित शक्ति दी है और वे खुद को श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं। यानी कि जो संविधान है उन्होंने ही जो विधायिका है यानी कि जो आपकी पार्लियामेंट है उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली नहीं बताया है। तो फिर वो अपने आप को कैसे सुपीरियर बता सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये 2 रीज़न बताए और जो भी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करा था, अधिनियम लेकर आए थे, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सब खत्म कर दिया। ठीक है, फिर आया आपका 5th केस, वामन राव का केस 1981 के अंदर। अब इसमें क्या हुआ? इसमें सवाल उठाया गया कि किस तारीख से बुनियादी ढांचा अस्तित्व में आएगा। जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट लेकर आई है वो कौन सी तारीख से अस्तित्व में आएगा, एग्जिस्टेंस में आएगा और संविधान में लागू होगा। ठीक है, कौन सी तारीख से लागू होगा, ये सवाल उठा वामन राव के केस में। तो वामन राव के केस ने उत्तर दिया कि केशवानंद भारती केस की तारीख जो है 24 अप्रैल 1976 से ही यह अस्तित्व में आ जाएगा। यानी कि जिस केस के अंदर इसको लाया गया 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस आया, उसके अंदर ही इसका कंसेप्ट लेकर आए बेसिक स्ट्रक्चर का, है ना, संविधान की मूल संरचना का। तो उसी केस से, उसी तारीख से आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लागू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ केसेस आपके बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए। आपको इनको सबको समझना है, कुछ भी रटना नहीं है, अच्छे से समझना है। एक एक केस को वापस से पढ़ लेना जाके, नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। सबकी डेट्स आपको याद होनी चाहिए, कौन सा केस कब आया था, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या उसमें बदलाव हुए वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ अधिनियम है, अगर कुछ है ना अमेंडमेंट हुए हैं, कोई एक्ट आया है उस केस से जुड़ा हुआ, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट है जो मैंने आपको बता रही थी ना कि है ना ये 5 जजेस की बेंच है, 11 जजेस की बेंच है। अब वो बेंच के बारे में देखते हैं कि वो बेंच क्या है। केसेस तो अब सब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम उस बेंच के बारे में देखते हैं कि भाई वो आखिर बेंच है क्या। तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट कैन नॉट एलिमिनेट एनी वन थिंग फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर बट दे कैन ऐड ऑन थिंग्स इन इट। यानी कि संसद बुनियादी ढांचे से किसी एक चीज़ को हटा नहीं सकती, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जोड़ जरूर सकती है। ठीक है, हमने पहले ही कर लिया कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर बना है आपका, आपकी जो भी बुनियादी ढांचा है, उसमें से पार्लियामेंट जो है वो किसी भी चीज़ को हटा नहीं सकती है, ऐड ऑन ज़रूर कर सकती है, कुछ भी नई नई चीज़ें जोड़ सकती है, लेकिन हटा नहीं सकती है। ठीक है, तो अगर हमको कुछ चीज़ हटानी है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए भी एक प्रोविजन दिया गया है। ये कहा है कि ओनली द बिगर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देन अर्लियर कैन रिमूव द टॉपिक फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि केवल सुप्रीम कोर्ट की पहले की जो बेंच है ना, पहले की जो बेंच है वही संविधान की मूल संरचना से विषयों को हटा सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? हमने पढ़ा कि जो आपका केशवानंद भारती केस है, ठीक है, जो केशवानंद भारती केस है उसके अंदर हमने देखा आपकी टोटल 13 जजेस की बेंच बैठी थी। ठीक है, केशवानंद भारती केस में मैंने आपको बताया टोटल 13 जजेस की बेंच थी और ये सबसे लार्जेस्ट बेंच थी। ठीक है, अब इसके अंदर आया कि बेसिक स्ट्रक्चर भी आ गया, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स भी डाल दिए। एक टॉपिक हमने अभी पढ़ा भी था, जुडिशियल रिव्यू जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है, अब पार्लियामेंट जो है वो उसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें हटा नहीं सकती, लेकिन ऐड कर सकती है। ये भी सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर हमको उसमें से कुछ चीज़ हटानी है, बेसिक स्ट्रक्चर में से अगर हमको कुछ चीज़ हटानी है तो फिर हम हटाएंगे कैसे? तो वो हटाने के लिए ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो आपका जजेस की बेंच है ना, जितने जजेस की बेंच ने वो चीज़ उसके अंदर ऐड करी थी उससे बड़ी
जजेस की बेंच बिठाओ और फिर ही वो चीज़ आप बेसिक स्ट्रक्चर में से हटा सकते हो। कहने का ये मतलब है, अगर 13 जजेस की बेंच बैठी है, ठीक है, और इन्होंने मिलके जुडिशियल रिव्यू जो है उसको क्या करा, आपके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया कि ये अब आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया। तो अब अगर हमको इस जुडिशियल रिव्यू को हटाना है बेसिक स्ट्रक्चर में से, तो हम कैसे हटाएंगे? 13 से ज़्यादा जजेस की बेंच बिठाओ, ठीक है, और फिर उसके बाद में ही अब आप जुडिशियल रिव्यू का जो टॉपिक है वो आप है ना बेसिक स्ट्रक्चर से हटा सकते हो, ठीक है। 13 जजेस से अगर कम की बेंच हुई, भाई 11 की हो गई, 5 की हो गई, 7 की हो गई, तो आप नहीं हटा सकते हो। 13 से ज़्यादा जजेस की हमको बेंच चाहिए उसको हटाने के लिए। क्यों 13 से ही ज़्यादा चाहिए? क्योंकि 13 जजेस की बेंच ने ही उस टॉपिक को उसके अंदर ऐड करा है। तो जितने जजेस की बेंच का जो है, जितने नंबर ऑफ जजेस की बेंच बैठ के उस टॉपिक को ऐड करती है, उससे ज़्यादा जजेस की बेंच हमको चाहिए होती है उस टॉपिक को उसमें से हटाने के लिए, ठीक है। ये है आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको बेसिक स्ट्रक्चर में से कुछ चीज़ें अगर हटानी है तो हम कैसे हटा सकते हैं, और अगर हमको कुछ ऐड करना है तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? आपने देखा अभी कि किसी में 5 जजेस की बेंच है, किसी में 7 की है, किसी में 11 की है, किसी में 13 की है। तो सारे ही नंबर आपको कैसे लग रहे हैं? ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, सारे ही नंबर ऑड हैं। इवन नंबर क्यों नहीं लिया हमने? इसके पीछे का क्या कारण है? भाई कुछ कारण तो होगा ना कि हम सारे ही जजेस की जो बेंच है वो इवन नंबर की ना लेकर ऑड नंबर की ले रहे हैं। इसके पीछे या तो कोई कारण है या फिर बस ऐसे ही हमने अपनी मर्जी के मालिक हैं तो ऐसे ही बस इवन नंबर अब हमको नहीं अच्छा लगता तो हमने नहीं लिया। ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है या फिर एक छोटा सा कॉमन सेंस है। वो ये है कि अगर सपोज 4 जजेस की बेंच बैठेगी, ठीक है, 4 जजेस की बेंच बैठी किसी चीज़ पे डिस्कशन करने के लिए, तो उसमें से हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे ना किसी चीज़ का। डिसीजन क्यों नहीं ले पाएंगे? 4 जजेस हैं, उनको किसी एक मुद्दे पे बात करनी है, सपोज जुडिशियल रिव्यू पे ही बात करनी है कि भाई जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमको जो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको उसमें से हमको हटाना है, बुनियादी ढांचा जो है उसमें से हमको जुडिशियल रिव्यू को हटाना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो 4 जजेस की बेंच बैठी है और उन्होंने ये डिसाइड करा है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर में से जुडिशियल रिव्यू को हटाएं कैसे, ठीक है, या फिर हमको हटाना है उसको, तो चलो अब हम उसको हटाते हैं। तो उस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। तो अब क्या होगा? हो सकता है कि 2 जजेस जो हैं वो आपके येस के अंदर आंसर दें, 2 जजेस जो हैं वो आपके नो के अंदर आंसर दें। यानी कि 2 जज बोलते हैं कि भाई ठीक है जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर में से हटा दो, और 2 जजेस बोलते हैं कि नहीं मत हटाओ। तो फिर हम डिसीजन कैसे लेंगे, निर्णय कैसे लेंगे? भाई जो बैलेंस में हो गया ना डिसीजन, तो इक्वल डिसीजन हो गया, न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे तो वोटिंग होगी, वोटिंग में 2 बोलेंगे हाँ, 2 बोलेंगे ना, तो फिर हम डिसीजन कैसे लेंगे, निर्णय कैसे लेंगे? अब ये तो चलो 4 जजेस की बात थी, ठीक है, वही मान लो 6 की, मान लो कि 6 जजेस की बेंच बैठी है, तो वापस से डिसीजन जो है वो न्यूट्रल हो सकता है। फिर से 3-3 के ऊपर डिसीजन आ सकता है कि भाई किसी भी टॉपिक पे अगर डिस्कशन हो रही है, चर्चा हो रही है जजेस के बीच में, तो हो सकता है कि 3 जजेस बोल दें कि भाई हाँ और 3 जजेस बोल दें ना। तो ये तो हमेशा ही न्यूट्रल ही होगा, आंसर तो कभी आएगा ही नहीं, डिसीजन तो कभी नहीं ले पाएंगे हम किसी भी चीज़ का। तो इसलिए हम हमेशा ऑड नंबर्स की बेंच रखते हैं। ऑड नंबर की क्यों रखते हैं? अब 5 जजेस की अगर बेंच है तो इसमें कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता है। 2 हाँ बोलेंगे तो 3 ना बोलेंगे, तो जो ज़्यादा मेजॉरिटी होगी हम उसकी तरफ के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे ना। अगर 3 हाँ बोलते हैं, 2 ना बोलते हैं, तो हम फिर 3 के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। अगर 3 ना बोलते हैं तो फिर हम मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जहाँ भी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। तो ऑड नंबर में कभी भी आपका जो डिसीजन है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता है, लेकिन इवन नंबर में आपका न्यूट्रल होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। ये नहीं कि भाई हाँ हमेशा ही आपका जो डिसीजन है वो न्यूट्रल ही होगा, हमेशा 2 और 2 ही बोलेंगे और 3 और 3 ही बोलेंगे, नहीं, ऐसा कोई लिखा नहीं है। लेकिन अगर कभी 3 और 3 बोल दिए या फिर कभी 2 और 2 बोल दिए, मतलब कभी 2 ने हाँ बोल दिया, 2 ने ना बोल दिया, या फिर 6 की बेंच बैठी तो 3 ने हाँ बोल दिया, 3 ने ना बोल दिया, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? फिर उस केस में डिसीजन कैसे लेंगे? तो उस सिचुएशन को हटाने के लिए हमने पहले से ही ये सोचा है कि हम कभी भी इवन नंबर की बेंच नहीं लगाएंगे, हम हमेशा ऑड नंबर की ही बेंच को बिठाएंगे ताकि कभी फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आए ही नहीं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लॉजिक था जो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमेशा ऑड नंबर की ही बेंच क्यों आती है, इवन की क्यों नहीं आती है, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कुछ बातें। अब हम देख लेते हैं कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, तो वो क्या क्या टॉपिक है आपको पता होने चाहिए।
सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए कि भाई ठीक है ये चीज़ें जो है वो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, ठीक है, आपके बुनियादी ढांचे में आती है। तो वो चीज़ें क्या है, सबसे पहले आपकी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सर्वोपरि है, सबसे सुप्रीम है, ठीक है। दूसरा है सेक्युलर कैरेक्टर, यानी कि धर्म निरपेक्ष चरित्र जो है उसके बारे में वो भी आपको बेसिक स्ट्रक्चर में ही दिया गया है। फिर है सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता और एकता, वेलफेयर स्टेट, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हम कर चुके हैं सब कुछ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये सभी चीज़ें जो है वो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी कि ये सभी चीज़ों को पार्लियामेंट बदलाव नहीं कर सकती है इनके अंदर। क्यों? क्योंकि ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए, ठीक है। हिंदी में भी है। सबसे पहला है आपका संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, शक्ति का पृथक्करण, एकता, अखंडता, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, संसदीय प्रणाली, फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के बीच में ये संतुलन यानी कि बैलेंस, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक है, फ्री फेयर इलेक्शंस, स्वतंत्र न्यायपालिका और समानता का सिद्धांत, ठीक है। ये सभी चीज़ें और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जो कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में है, आपके बुनियादी ढांचे में है, उसको कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखी। काफ़ी छोटी सी क्लास थी, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, आपको सिर्फ केसेस को समझना था कि भाई केशवानंदा केस में क्या हुआ, गोलकनाथ केस में क्या हुआ है ना, वामन राव के केस में क्या हुआ। काफ़ी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आते हैं, और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमको पता होना चाहिए कि भाई अभी तक क्या क्या हो चुका है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ नहीं तो भी थोड़ी बहुत तो हमको पता होनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उसको चलाता कौन है, हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन चलाता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है वो हमको पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी चीज़ें। इसमें रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ केसेस को समझ लेना, केसेस का नाम देख लेना, उनकी जो डेट दी गई है वो देख लेना, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेना कि पहला कौन सा आया था, फिर कौन सा आया था, ठीक है। और केसेस से जुड़ी हुई कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने बताई है वो आपको पता होनी चाहिए। इससे ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना डीप में भी नहीं आता है, लेकिन हाँ जो मैंने बताया है इतना तो आपको पता होना ही चाहिए हर एक केस के बारे में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।